Hello everyone, this is Ved. I hope you guys are doing great. So guys, I am your physics teacher. You can attend my lectures on Unacademy app as well as on YouTube. So guys, इस चैनल की जो हम बात कर रहे हैं अनरेवल नीट, तो बेसिकली ये चैनल आपके प्रीवियस ईयर नीट क्वेश्चंस के लिए डेडिकेटेड है। यहाँ पे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे जो काफी आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे। और आपको भी पता है कि बिना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए बगैर आप नीट का एग्जाम तो देने वाले हैं नहीं, तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को हिट कर दो और साथ के साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी आप इस इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हो और इस चैनल के लिंक को भी आप शेयर कर सकते हैं। सो गाइज, आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन या तो आप प्लस का ले सकते हैं या फिर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में थोड़े फीचर्स जो होते हैं आपके प्लस से ज्यादा होते हैं। आइकॉनिक में एक आपको मेंटर भी मिलता है जो प्रॉपरली आपको गाइड करता है और आपकी जो नीट की जो जर्नी है उसमें आपकी वो हेल्प करेगा। ठीक है, तो उसके अलावा आप यहां पे देख सकते हैं प्रॉपरली मैंने यहां पे प्लस का और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का प्लान मेंशन कर दिया है। तो आपको जिस भी प्लान को लेना है आप ले सकते हैं। साथ के साथ आप इस कोड वेद को यूज कर सकते हैं टू गेट मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट। एंड वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, प्राइस हाइक अभी के लिए अभी हमने पोस्टपोन कर दिया है। प्राइस हाइक होने के बाद जो आपके कोर्सेस हैं वो इतने के हो जाएंगे, तो इससे पहले ही आप अपने कोर्सेस में इनरोल कर सकते हैं, चाहे प्लस हो या फिर आइकॉनिक। ठीक है जी, तो चलिए फिर सेशन को शुरू करते हैं। गाइज, आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है मैग्नेटिज्म चैप्टर से। तो मैग्नेटिज्म चैप्टर में देखो इस क्वेश्चन में क्या आपसे पूछा है, एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर कैरीज ए करंट ऑफ 5 एम्पियर। तो मतलब एक इनफाइनाइट लेंथ का कंडक्टर है जिसमें करंट आपका 5 एम्पियर फ्लो कर रहा है। ठीक है जी, अब क्या दिया है, एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद ए स्पीड ऑफ 10 रेज टू पावर 5 मीटर पर सेकंड। देखो यहां डायग्राम में मेंशन है कि ये इलेक्ट्रॉन इतनी स्पीड से आपका मूव कर रहा है। अब आप आगे देखो, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द कंडक्टर इज 20 सेंटीमीटर। ओके, तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया हुआ इलेक्ट्रॉन का कंडक्टर से कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि इस इलेक्ट्रॉन पे कितना फोर्स लग रहा है। तो सबसे पहली बात आप ये देखो, कभी भी कोई करंट कैरिंग वायर होता है, वो करंट कैरिंग वायर क्या प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो ऑब्वियसली ये भाई इनफाइनाइट लेंथ का वायर है तो ये कुछ ना कुछ यहाँ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। तो वो कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट I डिवाइड बाय 2 पाई D। इनफाइनाइट लेंथ का अगर वायर है तो इतना ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो ये आपका B आ गया। अब उसके बाद आप ये बताओ, ये इलेक्ट्रॉन किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो इस पे कितना फोर्स लगेगा, F इज इक्वल टू BQV साइन थीटा। अब आप फर्स्ट वाले इक्वेशन से फाइंड आउट कर लोगे कि इस वायर की वजह से इस P पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड है, या फिर इस पॉइंट का नाम A दे दो, A पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड है। तो B की वैल्यू आ जाएगी, आपको करंट दिया हुआ है, आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी पता है, B आ जाएगा। अब बस उस B की वैल्यू को यहां रखो। इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हो तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको पता है, कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है वो भी आपको पता है। और यहां पे ये जो इलेक्ट्रॉन है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। क्यों, क्योंकि ये जो वायर है अपने अपवर्ड साइड, यहां पे ये आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में है और जो आपका इलेक्ट्रॉन है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रहा है, तो दोनों के बीच का एंगल 90। सो थीटा यहां पे क्या हो जाएगा, हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। डेटा पुट करके सॉल्व करना, आंसर आपका ऑप्शन डी आ जाएगा। तो बस कैलकुलेशन बचा है इसमें, बाकी तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 16 भी क्लियर हो गया होगा। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गाइज, इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो सिंपली आपको डायमेंशन फाइंड आउट करना है एनर्जी का, बट किसकी टर्म्स में, फोर्स, एक्सेलरेशन और टाइम। तो यूनिट्स एंड डायमेंशन का ये पहला क्वेश्चन है, जबकि 2020 के पेपर में अगर आप देखोगे तो 3 क्वेश्चंस आए थे आपके इस चैप्टर से। तो लेट्स सी, अभी तो खैर हमें पहला ही क्वेश्चन मिला है और अभी हम 17th क्वेश्चन पे हैं। ठीक है जी, चलिए। तो इस क्वेश्चन में आपको ये बोला है कि फोर्स, एक्सेलरेशन, टाइम are chosen as the fundamental physical quantities, then find out the dimension of energy। ठीक है जी, तो एनर्जी का डायमेंशन हमें F, A और T की टर्म्स में निकालना है। चलिए निकालते हैं। तो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F रेज टू पावर, कुछ पावर मान लेते हैं A, ये A रेज टू पावर B और ये T रेज टू पावर C। तो सिंपली ये क्या हो जाएगा, F A और A रेज टू पावर B, T रेज टू पावर C। नाउ सेकंड स्टेप में क्या करना होता है, सिंपली लेफ्ट और राइट हैंड साइड का डायमेंशन आप पुट कर दो और इनकी पावर्स को इक्वेट कर दो। तो E का लिखते हैं डायमेंशन यहाँ पे ml स्क्वायर T माइनस 2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ F हियर, फोर्स का आ जाएगा mlt माइनस 2
व्हाट अबाउट एक्सेलरेशन LT-2, ठीक है जी, और टाइम के लिए क्या लिख दूं, टी रेज टू पावर c कर देते हैं। अब चलो इनको एक सिंगल ब्रैकेट में पहले हम कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये हो गया a, यहां पे देखो l आपका यहां है, यहां पे भी है, इधर भी है, तो इधर नहीं है सॉरी, तो यहां पे आपने l रेज टू पावर a प्लस b हो गया, t रेज टू पावर -2, और यहां पे अगर आप देखोगे तो क्या हो गया प्लस c, और यहां पे भी तो है t रेज टू पावर क्या है -2b। अब देखो दोनों साइड हमारे सिंगल ब्रैकेट में है, अब आपने क्या करना है, पावर्स को इक्वेट करना है। यहां पे m रेज टू पावर a है, यहां m रेज टू पावर 1 है, तो a इज इक्वल टू क्या हो गया 1। यहां देखो यहां पे l स्क्वायर है, यहां पे क्या है a प्लस b है, तो देखो 2 इसको आप 1 कर दो, ये b, तो b की वैल्यू क्या आ गई आपकी 1 आ गई, ठीक है जी। तो a आ गया, b आ गया, अब c निकालना हमें, तो यहां पे क्या है -2a प्लस c -2b इज इक्वल टू, यहां पे t रेज टू पावर -2 दिया हुआ है, तो -2 रख दो, तो ये हो गया -2 प्लस c, ये -2 इज इक्वल टू a, और b की मैंने वैल्यू यहां पे पुट कर दी है, तो ये माइनस है, तो देखो ये माइनस कैंसिल हो गया, इसको आप उधर ले जाओ, c की वैल्यू आपको 2 मिल गया, तो गाइज हमें a की वैल्यू मिल गई, b की मिल गई, c की वैल्यू मिल गई। बस यहां पे अगर आप रख दोगे, आप ये देखो अगर इस वाले में अगर आप रखोगे तो फाइनल आपका रिजल्ट क्या रहा है, f a एंड t स्क्वायर, दिस इज द आंसर, ठीक है। तो आंसर यहां पे किससे मैच कर रहा है, ऑप्शन बी से मैच कर रहा है। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था आपका यूनिट्स एंड मेजरमेंट का, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइज। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है इस चैप्टर का, मैच द फॉलोइंग का, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि पहले ये जो मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन से उतने नहीं पूछे जाते थे, बट इस साल 2021 के पेपर में आप देख रहे हो सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है, सिर्फ फिजिक्स के अंदर। अभी मैं केमिस्ट्री और बायोलॉजी की तो बात ही नहीं कर रहा हूं। चलिए फिर डिस्कस करते हैं, देखते हैं इसमें क्या पूछा है आपसे। तो सबसे पहली बात, ये जो आपका क्वेश्चन है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से है। सिंपली आपको एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, यहाँ पे फॉर्मूले गिवन है और हमें सिंपली मैच करना है। देखो क्या दिया हुआ यहाँ पे, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल, तो यहाँ पे VRMS की वैल्यू, तो VRMS का फॉर्मूला याद है या भूल गए, VRMS क्या होता है, रूट अंडर 3RT/m, यही होता है। तो क्या फर्स्ट वाला आपका इससे मैच कर गया, ठीक है जी। सेकंड देखो, प्रेशर एक्सर्टेड बाय आइडियल गैस, तो आइडियल गैस आपको पता होगा कि जब इस चैप्टर को आप पढ़ते हो तो स्टार्टिंग में एक अच्छी खासी लंबी सी डेरिवेशन करते हो और वहां पे आप ये फॉर्मूला प्रूव करते हो 1/3 NmV², ये फॉर्मूला आप प्रूफ करते हो। तो इसी की तो बात कर रहा है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय एन आइडियल गैस। तो यहां पे मैं क्या लिख दूं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन P होगा, ठीक है। P से मैच करेगा B वाला हमारा। नेक्स्ट, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल, काइनेटिक एनर्जी का आपको फाइंड आउट करना है कि उसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ठीक है। तो यहां पे क्या है, 3/2 kBT होगा। kB क्या है आपका, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, तो ये आपका C वाला S से मैच करेगा। नाउ लास्ट वन में क्या पूछा है, टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ डायटोमिक गैस। तो याद है इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला आपका है F/2nR डेल्टा T। F क्या होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो यहां पे आपको डायटोमिक गैस की बात कर रहा है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम डायटोमिक का 5 लिख देते हैं। नंबर ऑफ मोल्स यहां पे आपको 1 दिया है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा F/2R डेल T, लेकिन यहां पे T दिया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका R हो जाएगा। तो यार इस क्वेश्चन में आप ये बताओ, इस क्वेश्चन में सिंपली अगर आपको ये एक्सप्रेशंस अगर ध्यान थे तो आपको इनको मैच करने में ज्यादा 20 सेकंड लगेगा, इससे ज्यादा तो नहीं लगेगा। इसलिए गाइस एक्सप्रेशंस वगैरह भी नीट के एग्जाम के लिए आपको ध्यान रखने होते हैं, क्योंकि कभी कभार ऐसे सिंपल क्वेश्चंस होते हैं बट कभी कभार आप फॉर्मूले भूल जाते हो तो बेवजह आपके मार्क्स कटते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है एक्सप्रेशंस वगैरह को भी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो गाइस काइनेमेटिक्स का ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ऑलरेडी हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया था जिसमें काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन दिया था और आपने मेरे ख्याल से हाइट वगैरह फाइंड आउट की होगी वहां पे, ठीक है। तो फिलहाल इसमें हम बात करने वाले हैं, इस क्वेश्चन में आपको एक इंक्लाइंड प्लेन दिया हुआ, देखो a block slides down on a smooth inclined plane starting from rest at time t is equal to 0. Okay, now we have to find out here the distance traveled by the block in the interval n-1 to n. ये बताओ n-1 to n की बात कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये बताओ इसका मतलब क्या होता है, वो भी तो पता होना चाहिए आपको। आप देखो जैसे मान लो अगर मैं बोलता हूं 5 to 6 सेकंड में पार्टिकल ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो निकालो, तो उसका मतलब क्या होता है, वो आपसे 6th सेकंड में पूछ रहा है। अगर वो आपसे ऐसे लिखता है 8 to 9 सेकंड में पार्टिकल ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो निकालो, इट मींस वो 9th सेकंड की बात कर रहा है कि 9th सेकंड में पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो हमें निकालना है।
तो सिंपली इसके लिए आपके पास एक डायरेक्ट एक्सप्रेशन है ना Sn का, S इज इक्वल टू क्या होता है U प्लस 1/2a 2n-1, यही तो फॉर्मूला है। तो बस गाइस इस फॉर्मूले का यूज करके हमें इस रेशियो को फाइंड आउट करना है, दैट्स इट, खत्म। तो चलो, तो सबसे पहले एक यहां पे इंक्लाइंड प्लेन बना लेते हैं, तो ये हमारा इंक्लाइंड प्लेन हो गया, ठीक है जी। अब इस इंक्लाइंड प्लेन पे एक हमें छोटा सा ब्लॉक ले लेते हैं, एक ब्लॉक है और ये सरफेस आपको क्या दिया हुआ है, स्मूथ दिया हुआ है, मतलब कोई फ्रिक्शन के बारे में हमें सोचने की जरूरत नहीं है। अब देखो ये ब्लॉक नीचे आएगा, आपको पता है जब ये नीचे आएगा तो जी से नीचे नहीं आएगा, अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन हमें देखना है ना, तो कितने एक्सेलरेशन से आएगा, ये आएगा आपका जी साइन थीटा, इसको हम थीटा मान लेते हैं, ठीक है। अब चलो इस इक्वेशन को निकालते हैं। तो पहले हमें Sn चाहिए, तो गाइस Sn के लिए क्या होगा, u की वैल्यू 0, क्योंकि स्टार्टिंग में आपका ब्लॉक किस में दिया हुआ है, रेस्ट में दिया हुआ है, तो 0 प्लस 1/2 a की जगह मैं जी साइन थीटा लिख दूं, ठीक है, और यहां पे 2n-1, तो फाइनली Sn की वैल्यू क्या आ गई आपकी 1/2 जी साइन थीटा, और ये कितना आ गया 2n-1। तो गाइस फर्स्ट इक्वेशन तो चलो आपकी ये आ गई। दूसरा यहां पे हमें फाइंड आउट करना है n+1, तो कुछ नहीं करना जी, आपको बस जो n दिया है ना उसकी जगह आपने n+1 लेना है, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस 1/2 जी साइन थीटा हो गया, n की जगह क्या रख दूं मैं n+1 -1। तो गाइस इस वाले पार्ट को अगर आप सॉल्व करोगे तो यहां पे आपको क्या मिल रहा होगा, यहां पे आपको 2n+1 मिल जाएगा, क्यों, क्योंकि देखो ये 2 होगा, 2 में से 1 जाएगा, आपको +1 मिलेगा, तो इसको भी लिख देते हैं यहां पे। तो दिस इंप्लाइज ये आ गया आपका 1/2 जी साइन थीटा, और ये क्या हो गया 2n+1, सेकंड इक्वेशन। अब आप ये बताओ फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड से अगर आप डिवाइड दोगे तो आपको ये रेशियो मिल जाएगा, और उस रेशियो में अगर आप देखोगे तो ये जी साइन थीटा वाला टर्म, ये जी साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा 2n-1 डिवाइड बाय 2n+1, दैट्स इट। तो आपका आंसर यहां ऑप्शन बी हो जाएगा, सिंपली आप डिवाइड दे दो, सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, यहां 2n-1 बचेगा, यहां 2n+1 बचेगा, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइस मॉडर्न फिजिक्स का ये क्वेश्चन नंबर 5 है। ऑलरेडी 4 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं, जो हमने फर्स्ट वीडियो डिस्कस किया था उसके अंदर 4 क्वेश्चन थे मॉडर्न फिजिक्स का, ये 5वां क्वेश्चन है। तो गाइस 20 नंबर का जो पेपर है आप देख सकते हो मॉडर्न फिजिक्स से अभी तक आया हुआ है, ठीक है। चलिए, तो इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, ए न्यूक्लियस विद मास नंबर 240 ब्रेक्स इनटू 2 फ्रेगमेंट्स ईच ऑफ मास नंबर 120। मतलब जैसे देखो एक न्यूक्लियस था, ठीक है जी, इसका मास नंबर आपको दिया 240 और 2 फ्रेगमेंट्स में ये ब्रेक हो गया, एक छोटा a मान लो, ये b। अब दोनों का जो मास नंबर है सेम है 120 120। अब आप ये बताओ कि यहां पे आपको दिया है द बाइंडिंग एनर्जी, बच्चों क्या दिया हुआ है, द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ अनफ्रेगमेंटेड न्यूक्लियाई इज दिस। मतलब इसका आपको बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियाई दिया हुआ है 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन। अगर आप इसकी बात करोगे तो इन दोनों का कितना दिया, इन दोनों का 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है, ठीक है जी। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, टोटल गेन इन द बाइंडिंग एनर्जी इन द प्रोसेस। तो इस पूरे प्रोसेस में कितना बाइंडिंग एनर्जी गेन किया है, दैट्स व्हाट वी नीड टू कैलकुलेट हियर। तो देखो यार कैलकुलेट करना बहुत ही इजी है, देखो सिंपली आपने पढ़ा होगा, यहां पे हमें फाइंड आउट करना है गेन इन बाइंडिंग एनर्जी। तो सबसे पहले आप देखो कि जो आपका प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का बाइंडिंग एनर्जी आप निकालोगे, ठीक है, किस साइड का, प्रोडक्ट साइड का निकालो, माइनस बाइंडिंग एनर्जी आप देख लो रिएक्टेंट साइड का कितना है उसे सब्ट्रैक्ट कर दो। तो सबसे पहली बात, ये जो 7.6 दिया है, ये दिया 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन किसमें है, कितने 240 है, इसमें कितने होंगे 120, इसमें आपको 120 पता है ना यार, P प्लस जो N होता है वही तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होते हैं, दैट इज इक्वल टू A। तो जो A की वैल्यू है वही तो है टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। चलो, तो यहां पे आप ये बताओ कि प्रोडक्ट साइड की बात कर रहे हो, प्रोडक्ट साइड ये है दोनों, ठीक है। इसमें अगर आप देखोगे 120, तो पहले वाले कितना लिख दूं, 120 को 8.5 से मल्टीप्लाई करूंगा, यह आएगा ना बाइंडिंग एनर्जी, टोटल बाइंडिंग एनर्जी। अब दूसरे वाले का भी देखोगे कितना है, 120 प्लस 8.5, उस दूसरे वाले का आ गया, माइनस अब आप रिएक्टेंट साइड का देखो, रिएक्टेंट साइड में अगर आप देखोगे उसकी A की वैल्यू कितनी है 240 है, एंड अगर उसका एनर्जी अगर आप देखेंगे तो 7.6 है। तो इसमें मैं क्या करता हूं 120 कॉमन ले लेता हूं इन दोनों में, तो ये कितना आ जाएगा, ये अगर आप 120 यहां पे आप कॉमन ले लोगे तो सिंपली आपका 8.5, ये 8.5 हो गया, और माइनस ये कितना हो गया 7.6 हो गया। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको ओवरऑल कितना मिल जाएगा 216 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिल जाए, दैट्स इट।
तो सिंपली यहां पे आपने देखा कि आपने ये कैलकुलेट किया कि मेरा टोटल बाइंडिंग एनर्जी मेरा प्रोडक्ट साइड का कितना है, रिएक्टेंट साइड का कितना है, और जो डिफरेंस है वही तो आपका होगा गेन इन बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, दैट्स इट। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो गाइस, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर से। यहां पे आपको स्क्रू गेज का बारे में दिया हुआ है, उसकी रीडिंग हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखो क्या है, ए स्क्रू गेज गिव्स द फॉलोइंग रीडिंग व्हेन यूज्ड टू मेजर द डायमीटर ऑफ द वायर। उसकी मतलब उससे हम बेसिकली एक वायर का डायमीटर मेजर कर रहे हैं। ठीक है जी। मेन स्केल रीडिंग 0 mm, तो आपका जो मेन स्केल की जो रीडिंग है वो कितना है, आपका 0 mm दिया हुआ है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 0 mm। ठीक है। सर्कुलर स्केल रीडिंग 52 डिवीजन। तो गाइस सर्कुलर स्केल की जो रीडिंग दी है 52 डिवीजन दी है, तो दिमाग में यूज कर लेना भाई, वो CCSD की बात कर रहा है, कंसाइडिंग सर्कुलर स्केल डिवीजन की बात कर रहा है कि 52nd डिवीजन आपका सर्कुलर स्केल का मेन स्केल के साथ कंसाइड करेगा। ठीक है जी। आगे देखो गाइस, गिवन दैट 1 mm ऑन द मेन स्केल corresponds to 100 divisions of the circular scale. Okay, the diameter of the wire from the above data. तो हमें डायमीटर निकालना है। सबसे पहले बताओ, ये जो 1 mm दिया है ना, ये आपका क्या हो गया, ये आपका पिच हो गया बेसिकली, कि आपका पिच जिसकी वजह से हम, जिसकी हेल्प से हम बेसिकली लीस्ट काउंट कैलकुलेट करेंगे। यार पिच पता है ना क्या होता है, 1 MSD की वैल्यू, जो आपका एक मेन स्केल डिवीजन है उसका लेंथ, वही पिच कहलाता है। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जो सर्कुलर स्केल है उसको पूरा एक रोटेशन कराते हो तो कितना राइट लेफ्ट शिफ्ट होगा एक रोटेशन में, वो आपका क्या होगा, पिच होगा। ठीक है जी। तो चलो, तो मैं यहां पे पिच को लिख देता हूं। पिच मेरा हो गया यहां पे 1 mm, और यहां पे टोटल नंबर ऑफ डिवीजन सर्कुलर स्केल में कितने हो गए, 100। ये टोटल नंबर ऑफ डिवीजन हो गया सर्कुलर स्केल में। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब मैं इसको क्या करूं, मैं यहां पे लीस्ट काउंट निकालूंगा, P/N करूंगा। तो P कितना है आपका 1 mm, और ये आपका N कितना दिया हुआ 100, तो कितना आ गया 0.01 mm आया। लेकिन इसको सेंटीमीटर में रखते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑप्शंस देखोगे तो सब सेंटीमीटर में दिए हुए हैं, तो इसमें एक और जीरो लगा दो, 0.001 सेंटीमीटर। ये आ गया आपका लीस्ट काउंट आ गया। अब फाइनल रीडिंग निकालते हैं। तो बच्चों फाइनल रीडिंग पता है ना कैसे निकलता है, ये है आपका MSR प्लस CSR। ठीक है जी। MSR आपको कितना दिया है, 0 mm दिया है, और CSR आपका सर्कुलर स्केल का रीडिंग कैसे आएगा, आपको लीस्ट काउंट को आपको जो CCSD है उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कौन सा है, 52 को लीस्ट काउंट कितना है 0.001, इससे मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आएगा 0.052 सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर। तो करेक्ट आंसर यहां पे ऑप्शन ए आएगा। ठीक है जी। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो गाइज, इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे टोटल कैपेसिटेंस क्या है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इस डायग्राम का हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले ये दो टर्मिनल्स को आप ध्यान से देखो, इन दो टर्मिनल्स के बीच में हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है जी। आप इधर देखो, मैं यहाँ पे वोल्टेज V मान लेता हूं, इस वाले टर्मिनल पे 0 मान लेता हूं। तो अगर मैं यहाँ 0 मानूंगा तो क्या मैं यहाँ पे भी 0 लिख सकता हूं, बिल्कुल, क्योंकि एक कनेक्टिंग वायर है, कोई ड्रॉप नहीं होगा। यहाँ पे भी 0 मानूंगा तो यहाँ पे भी क्या हो गया, आपका ये 0 हो गया। ठीक है जी। सिमिलरली ये भी अगर आप देखोगे तो 0 हो गया, क्योंकि ये कनेक्टिंग वायर्स दिए हुए। इट मींस ये कैपेसिटर आपका क्या हो गया, शॉर्ट हो गया, इसका काम खत्म है। व्हाई? बिकॉज यार कैपेसिटर के दोनों एंड पे वोल्टेज सेम हो गया ना, दोनों एंड पे वोल्टेज अगर आपने सेम कर दिया तो ये कैपेसिटर आपका शॉर्ट हो गया, ये अब यूजलेस है। तो इसको आप सर्किट से रिमूव कर दो, तो बचा क्या, सिर्फ एक ये वाला ऊपर वाला कैपेसिटर बचेगा और ये आपका एक नीचे वाला कैपेसिटर बचेगा। इस कैपेसिटर को तो आप हटा ही दो यार, क्योंकि वो तो शॉर्ट ही हो गया, किसी काम का नहीं है। अब ये देखो, ये दोनों कैपेसिटर दोनों के दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं, तो पैरेलल के लिए पता है ना इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, C1 प्लस C2, तो क्या हो जाएगा C प्लस C, ये आ जाएगा आपका 2C। तो ये फ्री फंड के नंबर थे, जो आपका इसका आंसर ऑप्शन बी आ रहा है। ठीक है, आसान सा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो गाइज, यहाँ आप देखो एक और क्वेश्चन है आपका रे ऑप्टिक्स से। ठीक है, रे ऑप्टिक्स का ऑलरेडी अगर आप ध्यान करोगे तो हमने दो क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। एक तो आपका प्रिज्म वाला था, फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया था। सेकंड आप ध्यान करोगे कि तो कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस का एक लेंस का क्वेश्चन था। ठीक है, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। तो ऑलरेडी दो हो चुके हैं, अब ये थर्ड क्वेश्चन है रे ऑप्टिक्स का। तो इसमें आप देखोगे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप से रिलेटेड एक थियोरेटिकल क्वेश्चन आपको गिवन है यहाँ पे। तो फर्स्ट पार्ट में अगर आप देखोगे क्या दिया है,
फर्स्ट ऑफ ऑल ए लेंस ऑफ लार्ज फोकल लेंथ, यहां पे लार्ज फोकल लेंथ दिया हुआ है, लार्ज अपर्चर इज बेस्ट सूटेड एज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। अब उसका रीजन क्या है, चार स्टेटमेंट यहां पे गिवन है। फर्स्ट रीजन में क्या दिया है, लार्जर अपर्चर कंट्रीब्यूट्स टू द क्वालिटी एंड विजिबिलिटी ऑफ द इमेजेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है उससे हम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स वगैरह को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। तो यार उनकी इंटेंसिटी ऑलरेडी बहुत ज्यादा कम होती है, तो ऑब्वियसली हम चाहेंगे ना कि जो हमारा लेंस हो उसकी विड्थ वगैरह ज्यादा हो, सो दैट ज्यादा से ज्यादा लाइट उसके अंदर एंटर कर सके। तो ऑब्वियसली विजिबिलिटी और क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए उसका अपर्चर क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट बिल्कुल सही दिया हुआ है। सेकंड देखो, लार्जर एरिया ऑफ द ऑब्जेक्टिव इंश्योर्स बेटर लाइट गैदरिंग पावर। ऑब्वियसली यार जो मैंने फर्स्ट पॉइंट बोला उसी को घुमा के दिया हुआ है कि भाई जितना ज्यादा एरिया रहेगा उतना ही ज्यादा जो लाइट है वो उस पर कलेक्ट हो पाएगी, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखो, लार्जर अपर्चर प्रोवाइड्स बेटर रिजोल्यूशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि यार रिजॉल्विंग पावर रिजोल्यूशन होता क्या है। जैसे ये बताओ, अगर मैं यहां पे एक दो डॉट बना रहा हूं, ठीक है, ये दोनों डॉट हैं। अब गाइस उसकी कितनी एबिलिटी है कि वो इन दोनों डॉट्स को सेपरेट करके दिखाए, वो उसका क्या होगा, रिजॉल्विंग पावर होगा, ठीक है। मतलब ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मान लो दोनों डॉट मैंने ऐसे बना दिए, ठीक है, बिल्कुल जैसे आंखों से तो हम अब को बिल्कुल डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे, तो वो जो टेलीस्कोप है वो कैसे, कितनी उसकी क्वालिटी होगी कि इनको ब्रेक करके सेपरेट करके दिखाए, वो उसका रिजॉल्विंग पावर होगा। अब वो रिजॉल्विंग पावर आपका डिपेंड करता है अपर्चर वगैरह पे, डायमीटर पे। तो ये जो पॉइंट नंबर 3 है वो भी बिल्कुल सही दिया हुआ है। तो तीनों के तीनों ही पॉइंट सही हैं, यानी कि करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी है आपका, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो गाइस ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है इलेक्ट्रोस्टैट से। कैपेसिटर का एक ऑलरेडी क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, टू चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर्स ऑफ द रेडियाई R1 एंड R2 आर कनेक्टेड बाय ए वायर, ठीक है। द रेशियो ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटीज ऑफ द स्फेयर। तो आप ये बताओ कि एक स्फेयर ये हो गया, दूसरा ये हो गया, दोनों का रेडियाई अलग अलग है, दोनों आइडेंटिकल नहीं दिए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है जी। अब दोनों को एक कंडक्टिंग वायर से हमने कनेक्ट कर दिया। आपको पता है कि अगर आपने इसे कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट किया तो ऑब्वियसली एक स्फेयर से दूसरे स्फेयर पे चार्ज आपका फ्लो कर रहा होगा, ओके फाइन। कब तक फ्लो करेगा, जब तक दोनों का पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। तो मान लेते हैं कि फाइनली इस वाले स्फेयर पे चार्ज Q1 आ गया, इस वाले स्फेयर पे चार्ज Q2 आ गया, और दोनों का पोटेंशियल अब क्या हो चुका है, बराबर हो चुका है, ठीक है जी। सो नाउ लेट अस इक्वेट V1 इज इक्वल टू V2। कितना पोटेंशियल होगा इस पूरे स्फेयर का, K Q1 बाय R1, इसका क्या लिख दूं मैं, K Q2 बाय R2। अब एक बात बताओ स्टूडेंट्स कि यहां पे हमें सिग्मा की वैल्यू निकालनी है, तो चार्जेस को सिग्मा के टर्म्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहां पे एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ना, तो सिग्मा क्या होगा, Q बाय A। तो Q इज इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा इंटू A। तो स्टूडेंट्स Q1 की वैल्यू क्या होगी, सिग्मा 1, और कौन, पूरा सरफेस का एरिया लोगे आप, तो 4 पाई R1 स्क्वायर। Q2 की वैल्यू क्या लेंगे हम, सिग्मा 2 4 पाई R2 स्क्वायर। तो गाइज यहां पे हमें Q1 की वैल्यू आ गई, Q2 पुट करो, इस K को हम उड़ा देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, सिग्मा 2 4 पाई R2 स्क्वायर डिवाइड बाय क्या होगा, डिवाइड बाय ये आपका R2 हो गया, इधर क्या लिख दूं मैं, सिग्मा 4 पाई R1 स्क्वायर डिवाइड बाय R1। मतलब एक साइड 1 वाले हो जाएंगे, एक साइड 2 वाले। तो देखो सिंपली यहां से 4 पाई आपका 4 पाई कैंसिल हो गया, ऊपर नीचे R2 कैंसिल, ऊपर नीचे R1 भी कैंसिल। तो गाइज यहां पे अगर आप देखोगे लेफ्ट साइड में सिग्मा 1, इधर से सिग्मा 2 तो डिवाइड बाय कितना आ गया, R2 बाय R1। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन बी होगा, R2 बाय R1, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो गाइज हमारा एसएचएम चैप्टर का ये सेकंड क्वेश्चन है। एक ऑलरेडी हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था जिसमें फ्रीक्वेंसी की हम बात कर रहे थे, पोटेंशियल एनर्जी की। इस क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा है, ए स्प्रिंग इज स्ट्रेस्ड बाय 5 सेंटीमीटर बाय ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, ठीक है जी। द टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन व्हेन द मास ऑफ 2 kg इज सस्पेंडेड बाय। तो गाइस बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। यहां पे सबसे पहले देखो कि एक स्प्रिंग ब्लॉक का आपको अरेंजमेंट यहां पे दिया हुआ है। ये आपका स्प्रिंग हो गया, ये ब्लॉक, मास m और k। तो सबसे पहले आपको पता है इस अरेंजमेंट का टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई रूट अंडर m बाय k, यही होगा जी। अब यहां पे हमें k की वैल्यू गिवन नहीं है, बट हमें ये दिया हुआ है कि द स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड। ये स्प्रिंग कितने से स्ट्रेच हो रहा है, 5 सेंटीमीटर से। कितना फोर्स लग रहा है इस पे, फोर्स आपका लग रहा है 10 न्यूटन लग रहा है। तो आपको पता है F इज इक्वल टू क्या होता है, kx, फोर्स की वैल्यू 10, k को रहने दो, यहाँ पे x की वैल्यू 5 बाय 100 कर देते हैं, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 200। तो अब इस स्प्रिंग का हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट है, ठीक है जी। अब हमें टाइम पीरियड निकालना है। यहाँ पे कितना मास अटैच किया हुआ है, 2 kg अटैच किया हुआ है, तो पुट करो यहाँ पे
तो 2 पाई मास की वैल्यू को यहां रख देते हैं 2 और ये k की वैल्यू हो गई आपकी 200। सो दिस वन इज 2 पाई, सॉल्व करोगे रूट से बाहर कितना आएगा आपका, ये आ जाएगा 10, ठीक है जी। सो ये 2 इंटू 3.14 डिवाइड बाय 10, ये कितना आ गया 6.28 डिवाइड बाय 10, तो फाइनली आंसर हमारा आ रहा है 0.628। तो गाइज आसान सा सवाल था, खुद देखो आपने एसएचएम के इतने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस लगाए होंगे और सिंपली जो स्टार्टिंग का टॉपिक है उसी से फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपको उठा के दे दिया है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो गाइज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का ये सेकंड क्वेश्चन है। बहुत रेयरली होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से आपके एग्जाम में दो क्वेश्चन आ जाए। एक ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया था जिसके अंदर हमने डिस्प्लेसमेंट करंट फाइंड आउट किया था। इसमें देखो क्या आपको फाइंड आउट करना है। For a plane electromagnetic wave propagating in x direction, which one of the following combination gives the correct possible direction for electric field and magnetic field? तो हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा रिलेशन जो है आपको E और B का करेक्ट रिलेशन बता रहा है। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि यहां पे साफ साफ बोला है कि जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, तो मतलब हमारा वेव एक्स एक्सिस में ट्रेवल कर रहा है। और डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं, जो आपका E क्रॉस B होगा उसका डायरेक्शन आपका एक्स एक्सिस में आएगा, तो वही वाला इसमें से सेटिस्फाई करेगा, ठीक है जी। तो चलो सबसे पहले जरा इनका क्रॉस प्रोडक्ट करके देखते हैं कि क्या आ रहा है। चलिए तो यहां पे आप देखोगे J कैप प्लस K कैप, और ये कितना दिया है, क्रॉस करना है किसके साथ, J प्लस K के साथ, ठीक है जी। तो क्रॉस प्रोडक्ट आपको आना चाहिए तभी हो पाएगा। तो J क्रॉस यहां पे J प्लस K कर देते हैं और यहां पे K हो जाएगा J प्लस K हो जाएगा, ठीक है जी। चलो अब आप देखो, तो गाइज ये बताओ J का J के साथ करेंगे 0 और J का जब K के साथ करेंगे प्लस I, और यहाँ पे जब K का J के साथ करेंगे माइनस I होगा और K का K के साथ 0, तो ये 0 आ रहा है। तो गाइज इन दोनों का क्रॉस करने पे 0 आ गया, जबकि 0 नहीं आना चाहिए। आपके पास क्या आना चाहिए, एक्स एक्सिस में डायरेक्शन आना चाहिए, तो ऑब्वियसली कुछ I की टर्म्स में आपका वैल्यू आना चाहिए, बट नहीं आ रहा, तो ये गलत है। चलो ऑप्शन नंबर बी को थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। तो यहाँ पे माइनस J प्लस K और क्रॉस करना है किसके साथ, माइनस J माइनस K के साथ आपको करना है, ठीक है जी। चलो तो यहां पे क्रॉस करेंगे, पहले माइनस J काम करेंगे इसके साथ, ठीक है, ये करते हैं क्रॉस, ठीक है। तो ये माइनस J माइनस K हो गया। बच्चों यहां पे देखोगे J का J के साथ आप क्रॉस कर रहे हो 0 और ये माइनस माइनस प्लस होगा, फिर J का K के साथ करोगे तो आपका क्या आएगा, I आएगा, ठीक है जी। यहां पे K का J के साथ करोगे माइनस आएगा, ऑलरेडी यहां पे एक माइनस है तो ये प्लस I हो गया, फिर इसका जब हम इसके साथ करेंगे तो 0। तो गाइज यहां पे आप देखोगे 2I आ गया। तो मतलब फाइनली जब हमने इसको क्रॉस किया तो कुछ 2I समथिंग कुछ आ रहा है। तो ये I क्या बता रहा है, ये I आपको ये बता रहा है कि जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, एक्स डायरेक्शन में आपका ट्रेवल कर रहा है। तो यानी कि बी करेक्ट आंसर क्या होगा, बी। अगर आप चेक करना चाहते हो तो ऑप्शन सी और डी को भी आप चेक कर लोगे, बट वहां पे आपका वैल्यू 0 आएगा। आप चेक करके देखना। तो करेक्ट आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, ऑप्शन बी है। जब ऑलरेडी बी आ गया तो थर्ड और फोर्थ चेक करने की जरूरत ही नहीं, बट प्रैक्टिस के लिए आप चेक कर सकते हो, ठीक है। चलो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइस फाइनली ग्रेविटेशन का क्वेश्चन हमारे सामने है, इसके वेलोसिटी का। The escape velocity from the earth surface is v, मतलब अर्थ सरफेस से escape velocity हमें v given है। The escape velocity from the surface of another planet having the radius 4 times that of the earth and same mass density। तो मतलब हमें एक ऐसे प्लैनेट का हमें escape velocity फाइंड आउट करना है जिसका रेडियस अर्थ के रेडियस से 4 टाइम्स है और मास डेंसिटी सेम है जितना अर्थ का है। तो हमारे पास जो escape velocity का जो फॉर्मूला है वो क्या है, √2gm/r। तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल यार डेंसिटी की टर्म्स में फॉर्मूला निकाल लो, इसको यूज करने मत बैठ जाना क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी की बात कर रहा है, ठीक है। तो हमें, क्योंकि अगर इस वाले को यूज करोगे तो डेफिनेटली आपका गलत आंसर आएगा, क्योंकि डेंसिटी की टर्म्स में हमारा जो वेलोसिटी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर के। चलो पहले मैं निकाल के दिखाता हूं। देखो यहाँ पे 2g/r, मास को क्या लिख दूं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। हम तो यार जितने भी प्लैनेट्स उनको स्फेयर मान के ही चलते हैं, स्फेरिकल शेप में। तो 4/3πr³ हो गया। तो इसको सॉल्व करोगे तो रूट अंडर कितना आएगा, ये आएगा 8/3πρ, और यहां पे आप देखोगे तो r² और g आएगा। तो गाइस v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है, r, क्योंकि देखो दोनों के लिए डेंसिटी तो सेम है, डेंसिटी सेम है। तो अब जरा खुद बताओ, जब आपने डेंसिटी के टर्म्स में ये फॉर्मूला फाइंड आउट किया तो उसके अंदर v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r है, और मास की टर्म्स में जब आप देखते हो तो v क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √r। इसलिए सोच समझ के फॉर्मूला लगाना है यहाँ पे, ठीक है जी, क्योंकि डेंसिटी की बात कर रहा है। अब यानी कि सर अर्थ के लिए मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r लिख दूं, उस प्लैनेट के लिए कितना लिख दूं, उस प्लैनेट का रेडियस अर्थ के रेडियस से 4 टाइम्स है ना, तो यहाँ पे 4r लिख दो। चलो ठीक है सर, तो VE/VP अगर आप
बात करोगे तो r बाय कितना आ गया 4r, तो प्लैनेट की जो स्केप वेलोसिटी है अर्थ की स्केप वेलोसिटी से कितना है 4 टाइम्स है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी आएगा यहाँ पे। ठीक है जी, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो गाइज करंट इलेक्ट्रिसिटी का ये क्वेश्चन है, पोटेंशियोमीटर का है। पोटेंशियोमीटर सर्किट a cell of EMF 1.5 volt gives balance point at 36 centimeter length of wire। मतलब जब उसमें हम 1.5 वोल्ट की बैटरी यूज कर रहे हैं तो जो हमारा बैलेंसिंग पॉइंट आ रहा है 36 सेंटीमीटर पे आ रहा है। ठीक है जी, इफ another cell of EMF 2.5 volt replaces the first cell, then at what length of the wire balance point occurs। तो गाइस जब आप पोटेंशियोमीटर पढ़ना स्टार्ट करते हो तो जो पहली डेफिनेशन जब आप उसको डिफाइन करते हो कि किस लिए काम करता है वहां पे, तो जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है वहां पे आप ये लिखते होगा E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। इसकी प्रोपोर्शनैलिटी को हटा के कांस्टेंट K लगाते होगे जिसको आप बोलते हो पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो ये क्वेश्चन आपका पूरा का पूरा इसी फॉर्मूले से हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप ये बताओ सेम पोटेंशियोमीटर है, पोटेंशियल ग्रेडियंट तो सेम रहेगा क्योंकि सारी अरेंजमेंट सेम है, बस आप उस सेल के ईएमएफ को चेंज कर रहे हो। ठीक है, जिसको आप मेजर कर रहे हो। तो आप ये बताओ कि E1 डायरेक्टली टू क्या हो जाएगा L1 के, E2 डायरेक्टली क्या हो जाएगा L2। तो बस यहाँ पे E1 बाय E2 इज इक्वल टू L1 बाय L2 करो। E1 फर्स्ट सेल का EMF 1.5, सेकंड का हमें कैलकुलेट करना है, फर्स्ट सेकंड का भी हमें दिया हुआ है, कैलकुलेट नहीं करना, सेकंड का हमें बैलेंसिंग पॉइंट कैलकुलेट करना है। ठीक है जी, तो E2 कितना दिया हुआ है आपको 2.5, L1 है आपका 36 सेंटीमीटर, L2 कैलकुलेट करना है। तो गाइस कैलकुलेट करने पे L2 की वैल्यू आपकी आ जाएगी 60 सेंटीमीटर। तो करेक्ट आंसर क्या है? इसका आंसर आपका ऑप्शन ए है। ठीक है, चलो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइज ये क्वेश्चन है हमारा फ्लूइड का। यहां पे देखो आपको क्या दिया है, द वेलोसिटी ऑफ ए स्मॉल बॉल ऑफ मास m एंड डेंसिटी d when dropped in a container filled with glycerin becomes constant after some time। मतलब गाइज किसी लिक्विड में आप इस एक ऑब्जेक्ट को आप बेसिकली स्मॉल बॉल बोल रहे हैं तो स्फेरिकल बॉल मान लेते हैं। ठीक है, तो उसको आपने इसमें गिराया। अब आप ये बताओ इसका वेट कहां लग रहा होगा? नीचे लग रहा होगा ऑब्वियसली। अब जो लिक्विड है वो इस पे क्या एक्सर्ट कर रहा होगा? बॉयंट फोर्स भी एक्सर्ट कर रहा होगा। ठीक है जी, अब जब ये अंदर जा रहा है तो उसने क्या बोला है कि उसके बाद वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी को एक्वायर कर लेता है। आपको पता है उस वेलोसिटी को क्या बोलते हैं? टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं। ये आपने डेरिवेशन भी किया होगा। ठीक है, तो टर्मिनल वेलोसिटी ये एक्वायर कर ले रहा है। और यार ये बताओ, ये जब इस लिक्विड में नीचे जा रहा हो तो वो विस्कस फोर्स भी तो इस पे लग रहा होगा। आगे आपको मेंशन है, देखो, इफ द डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन इज ए d by 2 देन फाइंड आउट द विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल। तो जब ये बॉल डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो विस्कस फोर्स कहां लग रहा होगा? अपवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि यार विस्कस को आप दूसरे लैंग्वेज में आप समझ सकते हो फ्रिक्शन, तो ऑब्वियसली उसके मोशन को अपोज कर रहा है यहाँ पे, तो वो अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा। तो ये आपका विस्कस फोर्स हो गया। तो यार टर्मिनल वेलोसिटी या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी वो तभी एक्वायर करेगा ना जब उस पे नेट फोर्स क्या होगा? जीरो। इट मींस अपवर्ड फोर्सेस जो है Fv और जो Fb है बॉयंट फोर्स है, दोनों मिलकर इस mg को बैलेंस कर रहे होंगे। तो हमें तो यार इस विस्कस फोर्स को फाइंड आउट करना है, तो क्या होगा? mg माइनस Fb। बस अब इन दोनों की वैल्यू को आप रख दो डेंसिटी की टर्म्स में, आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले ये बताओ, मास इज इक्वल टू इसका क्या होगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। इस ऑब्जेक्ट का डेंसिटी आपको d दिया हुआ है, तो क्या होगा? वॉल्यूम v मान लेता हूं, तो कितना हो जाएगा? dv। ये आ गया मास इंटू g, ये हो गया वेट। नाउ लेट्स फाइंड आउट द बॉयंट फोर्स। तो यार बॉयंट फोर्स फाइंड आउट करेंगे डेंसिटी ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड इनटू जी। तो लिक्विड क्या है यहाँ पे? ग्लिसरीन है। ग्लिसरीन का डेंसिटी आपको d by 2 दिया हुआ है। और अगर आप स्फेयर की बात करोगे तो पूरा का पूरा स्फेयर आपके लिक्विड में इमर्ज्ड है, तो कितना वो वॉल्यूम डिस्प्लेस करने वाला है? जितना उसका खुद का वॉल्यूम है। तो ये आ गया आपका बॉयंट फोर्स। इसको पुट कर दो यहाँ पे, तो dvg डिवाइड बाय 2, सॉल्व करने पे कितना आ गया? dvg डिवाइड बाय 2। बट ऑप्शंस में देखोगे आपको मास की टर्म्स में आंसर करना है। तो यार ये बताओ मास कितना है यहाँ पे? मास यहाँ पे है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इस ऑब्जेक्ट का। तो लिख दो यहाँ पे क्या आ गया? mg/2। तो करेक्ट आंसर क्या आ गया? करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन ए आ गया। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो गाइज ये हमारा कैपेसिटर का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करने का, तो हमारा इलेक्ट्रोस्टैट का थर्ड क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है? ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E in the space between the plates if
द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स कितना दिया है d एंड एरिया ऑफ ईच प्लेट इज a, देन एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। तो आपको पता है कि जो हमारा कैपेसिटर है उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड होती है किसकी फॉर्म में होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। और जैसे आपने इंडक्टर में पढ़ा होगा, इंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर्ड होता है, इसमें आपका इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम वाले फॉर्मूले से भी इसको कर सकते हैं, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसको अगर मैं यू लिखूं तो ये कितना होता है बच्चों, ये होता है आपका 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ई क्या है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इन प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड आपको ई दिया हुआ है, प्लेट्स के बीच का सेपरेशन आपको डी दिया है, और इन प्लेट्स का जो एरिया है वो आपको कितना गिवन है, वो आपको ए गिवन है। तो सबसे पहले आप मुझे बताओ कि अगर मुझे एनर्जी निकालनी है तो वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देता हूं, वॉल्यूम को राइट साइड ले जाऊंगा तो कितना होगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा, ये आपका वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है जी, अब आपको बस इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो अगर आप इमेजिन करोगे तो ये आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कुछ ऐसा होता है। ठीक है, अभी तो खैर इस डायग्राम में आपको 1D में कुछ वैसा दिख रहा है, बट कुछ ऐसा होता है। तो इसका प्लेट का एरिया A है, सेपरेशन दोनों के बीच का D है। तो अगर मैं आपसे वॉल्यूम पूछूं तो क्या होगा, प्लेट्स का एरिया इनटू सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, ये होगा वॉल्यूम। तो बस इसको मल्टीप्लाई कर दो। सो 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इनटू क्या होगा, a इनटू d। दिस इज द आंसर। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन सी है। सो गाइज यहां पे हमारा ये वाला सेशन कंप्लीट होता है। फाइनली गाइज आज के जितने भी क्वेश्चंस थे हमने प्रॉपरली डिस्कस कर लिए हैं। अब आपको बस ये करना है कि इन सारे क्वेश्चंस को दोबारा अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, और आपको आइडिया तो लग ही गया होगा कि कौन से चैप्टर का कितना ज्यादा वेटेज है। ठीक है, इसका आइडिया लग गया होगा, और साथ के साथ आपको ये भी आइडिया लग गया होगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके नीट में पूछे जाते हैं। तो प्रॉपरली इन क्वेश्चंस को आप एक बार और अच्छे से देख लेना। और हाँ, आपको मजा आया हो, अगर आपको लगा हो कि हाँ ये सेशन आपके लिए बेनिफिशियल था, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट कर लो, और साथ के साथ सेशन को लाइक भी कर सकते हो, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। ठीक है जी, चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव फन।